जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने पर्यावरण कानूनों में संशोधन पर एक वीडियो बनाया था, जिसमें आदिवासियों को किस तरह हाशिए पर धकेला जा रहा है उसके बारे में बताया गया। आज उसी मामले को लेकर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल उरांव ने ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में 72,000 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजना के वन मंजूरी के कागजी काम की जांच एवं उसकी मंजूरी पर गौर करने का वादा किया है। जुएल उरांव ने यह भी कहा कि आदिवासी समुदाय के वन और भूमि अधिकारों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि एनडीए सरकार 72,000 करोड़ रुपए की परियोजना पर काफ़ी जोर दे रही है और यह उसके महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। जब एनडीए की यह महत्वाकांक्षी योजना है तब इसे रोकना आसान नहीं है, लेकिन जनजातीय मंत्री के रूप में कार्यकाल संभालने के तुरंत बाद जुएल उरांव ने यह बात कही कि आदिवासी समुदायों के वन और भूमि अधिकारों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब ये देखना है कि उनका ये कहना या वो अपने कहे पर कितना देर तक टिके रह सकते हैं। सही में यदि आदिवासियों के वन और भूमि अधिकारों पर गौर किया जाएगा तो फिर वहाँ पर यह महत्वाकांक्षी परियोजना बन ही नहीं सकती। विपक्षी कांग्रेस पार्टी इस परियोजना के लिए अब तक दी गई मंजूरी को वापस लेने तथा अन्य विशेषज्ञों और संवैधानिक निकायों द्वारा उठाई गई पर्यावरणीय चिंताओं और क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के भूमि अधिकारों के कथित उल्लंघन की खबरों के बीच इसकी ज़मीनी समीक्षा की मांग कर रही है। द हिंदू से बात करते हुए तीसरी बार जनजातीय मामलों का प्रभार संभाल रहे श्री उरांव ने कहा कि मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले संवैधानिक और कानूनी मामलों में वह जनजातीय समुदायों के सामने आने वाले भूमि अधिकारों के मुद्दों को प्राथमिकता देगा और जहां भी आदिवासियों की सहमति की अनदेखी की जा रही है वहां वह सीधे या राष्ट्रीय जनजातीय आयोग उसके साथ समन्वय करके हस्तक्षेप कर सकता है। इनकी इन बातों से सहमत हुआ जा सकता है क्योंकि जनजातीय कार्य मंत्रालय अकेले आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन यदि अनुसूचित जनजाति आयोग के साथ समझदारी के साथ तालमेल करके काम किया जाए तो रिजल्ट सकारात्मक आ सकते हैं। ग्रेट निकोबार परियोजना के लिए पर्यावरण और वन मंजूरी पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि जिसको एनजीटी कहते हैं और जनजातीय आयोग द्वारा उठाई गई चिंताओं के बारे में पूछे जाने पर श्री उरांव ने कहा कि यह एक विशिष्ट मामला है। फाइलों को देखने में समय लगेगा, लेकिन हम संबंधित फाइलों और दस्तावेज़ों को मंगाकर उठाए गए मुद्दों पर गौर करेंगे और फिर हम आगे का रास्ता तय करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। मैंने पर्यावरण वाले वीडियो में बताया था कि इस ग्रेट निकोबार परियोजना में द्वीप पर एक ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, टाउनशिप विकास और 450 MVA गैस और सौर आधारित बिजली संयंत्र विकसित करना शामिल है। परियोजना क्षेत्र में 130 वर्ग किलोमीटर से अधिक प्राचीन जंगल शामिल होने की उम्मीद है और इसे एक विशेषज्ञ समिति द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी दी गई है, जो अनिवार्य शर्तों में से एक है। अब ऐसे विशेषज्ञ समिति जो प्राचीन जंगलों को भी साफ करने की अनुमति देते हैं, किसकी विशेषज्ञता इनकी होगी आप समझ सकते हैं। पर्यावरण की नहीं, कंक्रीट के जंगलों की विशेषज्ञता इनकी ज़रूर होगी और उन्हें पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। अब सीधे तौर पर उसको मंजूरी नहीं दी जा सकती थी, तो मंजूरी देने के लिए विशेष शर्तों को पूरा करते हुए उन्हें मंजूरी दी जा रही है। सरकार ने अगस्त 2023 में संसद को बताया था कि इसके लिए संभवतः 9.6 लाख पेड़ काटे जाएंगे और इस अद्वितीय वर्षावन पारिस्थितिक तंत्र के नुकसान की भरपाई के लिए प्रतिपूरक वन रोपण की योजना बनाई गई है, लेकिन यह योजना हजारों किलोमीटर दूर हरियाणा राज्य में बनाई जाएगी, जो एक बिल्कुल अलग पारिस्थितिक क्षेत्र है। पर्यावरण कानूनों में यही सब असामान्य बदलाव किए गए हैं। जंगल ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का बर्बाद किया जा रहा है और जंगल हरियाणा में यह लगाया जा रहा है। ये कैसे न्याय है? लेकिन संशोधित पर्यावरण कानून इसको सही मानती है। जो भी पेड़ पौधे जंगल में होते हैं वह अपने परिस्थितियों के अनुसार खुद ब खुद वहाँ उगते हैं और बड़े होते हैं। अब हरियाणा में उन पेड़ों को लगाया जाएगा तो वो वहाँ नहीं होंगे, लेकिन ये लोग दूसरे जो प्राकृतिक पेड़ नहीं होते हैं उसको
वैसे पेड़ों को संख्या में गिन के लगा के 50,000 या 1 लाख उसकी भरपाई का ढोंग रचेंगे कि हमने इतने लाख पेड़ हरियाणा के इन क्षेत्रों में लगा दिए। उसका फ़ोटोशूट होगा, डॉक्यूमेंट बनेगा और उस आदमी को उसका ग्रीन क्रेडिट भी दिया जाएगा। फिर उस ग्रीन क्रेडिट के एवज में CSR के एवज में खर्च किए जाने वाले पैसों से भी उसे राहत मिलेगी। कुल 7.114 वर्ग किलोमीटर जनजातीय आरक्षित वन भूमि, जहां सोमपेन नामक विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह रहता है, का भी इस परियोजना के लिए उपयोग किए जाने की संभावना है। हालांकि सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि इस कार्य के कारण उन्हें स्थानांतरित नहीं होने दिया जाएगा। देखिए शब्द भी कैसा इस्तेमाल करती है, स्थानांतरित, जबकि हमारे हिसाब से तो उन्हें विस्थापित किया जा रहा है। यह आदिवासी समूह मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलकर अपनी जीविका चलाते हैं, शिकार करने के लिए कंदमूल फल फूल संग्रह करके। अब ये बोल रहे हैं कि इस परियोजना से उन्हें हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। जब उनके रहवासियों को आप बर्बाद कर देंगे तो फिर उनके खाने पीने के लिए चीज़ें जंगल में बचेगी कहाँ। उनके जंगल को बर्बाद करके हम यह दावा कर रहे हैं कि उन्हें स्थानांतरित या विस्थापित नहीं किया जाएगा। वो तो जंगल में आप घुसे ही तो समझ जाइए कि उसका विस्थापन हो रहा है, क्योंकि बाहरी लोगों के संपर्क में आना ही उसका जंगल से विस्थापन का शुरुआत है। इस बीच अनुसूचित जनजाति आयोग आंध्र प्रदेश सरकार के पूर्व जनजातीय मामलों के सचिव सेवानिवृत्त नौकरशाह EAS शर्मा की शिकायत की जांच कर रही है, जिसमें परियोजना के लिए वन मंजूरी प्रक्रिया में वन अधिकार अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, जिसके लिए सरकार ने संविधान के अनुसार अनुसूचित जनजाति आयोग से परामर्श भी नहीं किया था। अनुसूचित जनजाति आयोग हालांकि एक स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है, लेकिन मोदी सरकार के समय में कोई भी निकाय स्वतंत्र रूप से काम करता हुआ देखा नहीं गया है। वो इलेक्शन कमीशन हो, ED हो, CBI हो, उसी तरह अनुसूचित जनजाति आयोग स्वतंत्र रूप से आदिवासियों के हक और अधिकार में, जहां भारत सरकार में मोदी मंत्रिमंडल काम कर रही हो, वहां कर सके, ऐसी उम्मीद काफ़ी कम है। कई उदाहरण हैं जिसमें आयोग के सलाह के बावजूद भी सलाह नहीं मानी गई। देश भर में आदिवासी समुदायों और व्यक्तियों द्वारा FRA दावों की बड़ी संख्या में अस्वीकृति पर, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही केंद्र सरकार और राज्यों को फटकार लगाई है, श्री उरांव ने कहा कि ये अस्वीकृतियाँ मामले दर मामला मुद्दा थी जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पर निर्भर करती है और इसे उसी तरह देखा जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हम उन सभी के लिए काम करें जिनका वन भूमि पर वैध अधिकार है, और हम जानते हैं कि यह वैध अधिकार के साये में सरकार यानी कि भारत सरकार के अधिकार की रक्षा की बात की जा रही है। यह सिर्फ भाषण देने के लिए होता है कि आदिवासियों का वन और भूमि पर अधिकार की सुरक्षा की जाएगी। असली सुरक्षा तो सरकार की जाती है। फरवरी 2024 तक FRA कार्यान्वयन रिपोर्ट से नवीनतम उपलब्ध सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि कुल 50,26,801 FRA दावे प्राप्त हुए थे, जिसमें से 34.9% को खारिज कर दिया गया और 15.5% निपटान के लिए लंबित है। इन रिपोर्टों से यह भी पता चला कि अंडमान और निकोबार प्रशासन ने स्थानीय आदिवासियों को FRA के तहत केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी वन भूमि को ना तो मान्यता दी है और ना ही स्वामित्व दिया है, जबकि वन संरक्षण नियम 2017 के तहत यह एक अपेक्षित कदम है चरण 1 की मंजूरी से पहले, जो अक्टूबर 2022 में उन्हें दे दी गई थी। केंद्र शासित प्रशासन ने तर्क दिया है कि मौजूदा अंडमान और निकोबार समूह प्रोटेक्शन ऑफ अबोरिजिनल ट्राइब्स यानी आदिवासी जनजातियों का संरक्षण अधिनियम 1956 क्षेत्र में आदिवासियों के वन अधिकारों की पर्याप्त सुरक्षा करता है। यदि अधिनियम द्वीप के प्रशासक को आदिवासी रिजर्व के रूप में भूमि की अधिसूचना और अधिसूचना रद्द करने का एकमात्र अधिकार देता है, यह निर्धारित करना कि वनवासी और आदिवासी अपने दैनिक जीवन यापन के लिए किन क्षेत्रों का उपयोग कर सकते हैं। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक गैर आदिवासी प्रशासक वहाँ के आदिवासियों के दैनिक जीवन यापन में किन क्षेत्रों में वो आवागमन करते हैं उसका वो ब्यौरा दे रहे हैं, और उस ज़मीन को इस्तेमाल करने की अधिसूचना जारी करने का अधिकार भी उन्हें दिया हुआ है।
जबकि ऐसा अधिकार किसी भी बाहरी आदमी, यहाँ तक कि द्वीप के प्रशासक को भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस जंगल के किन किन जगहों पे उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताएं टिकी है वही जानते हैं। अगर वे लोग बाहरी दुनिया से संवाद नहीं करते हैं तो बाहरी दुनिया के लोगों को कैसे पता कि उस जंगल का इकोसिस्टम का ये आदिवासी कैसे इस्तेमाल करते हैं। बाहरी लोगों को प्रशासक बनाने से यही नुकसान प्रकृति को, आदिवासियों को और अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड के पर्यावरण को तो हो ही रहा है। ग्रेट निकोबार परियोजना के लिए चरण 1 की मंजूरी दिए जाने के कुछ सप्ताह बाद कैंपबेल बे स्थित जनजातीय परिषद ने ग्राम सभा द्वारा दी गई सहमति वापस ले ली तथा आरोप लगाया कि बैठक के विवरण को सदस्यों के हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद टाइप किया गया था। इससे भी पता चलता है कि लोगों से संवाद नहीं किया गया। जैसे हमारे यहाँ कोई भी सरकारी योजना को पारित करने के लिए 5-7 आदमी का हस्ताक्षर लिया जाता है, उसी तरह का ही यह घटना भी नज़र आ रहा है। ये कुछ लोगों से साइन करा लिए, लेकिन क्या बात पर निर्णय हुआ या बाद में लिखा गया, उसी तरीके से आदिवासी इलाकों में अधिकतर जगहों पर भूमि अधिग्रहण होता है, क्योंकि आदिवासी इतना जागरूक नहीं है। बाद में पता चलता है कि वैसा तो हमने किया नहीं। अभी तितरबिला वाला मामला, जब मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया कि लोगों को पता ही नहीं है कि बाईपास के लिए उनसे सहमति लिया गया है, और हकीकत ये है कि उनके गांव से एक सड़क जाती है तो उसके चौड़ीकरण के लिए परमिशन लिया गया। अब साइन सबसे करा लिया गया, बाद में जब उसमें निर्णय को लिखा गया होगा तो उसमें बाईपास के लिए भी लिख दिया गया होगा। तितरबिला गांव के लोगों को अपने ग्राम सभा में लिए गए निर्णय की कॉपी प्रशासन से मांगनी चाहिए, तब दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। इसके अलावा मानवाधिकार संगठनों और विशेषज्ञों ने संदेह जताया है कि क्या शोम्पेन से प्राप्त सहमति पूरी तरह से सूचित थी, तथा सवाल उठाया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक प्रशासनिक निकाय शोम्पेन या उनके हितों का सही मायने में प्रतिनिधित्व कैसे कर सकता है, जबकि वह उनकी ओर से एनओसी जारी कर सकता है। मानवाधिकार संगठनों का यह संदेह बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि यह प्रशासनिक निकाय गैर आदिवासी है। इन्हें आदिवासी प्रकृति और पर्यावरण की वह समझ नहीं है जो आदिवासियों के पास है। उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनका समाज, अध्यात्म, प्रकृति के साथ उनका पाराभौतिक और आध्यात्मिक रिश्ता की समझ वहाँ के प्रशासनिक निकाय को नहीं हो सकती। ऐसे में शोम्पेन आदिवासियों के हितों का प्रतिनिधित्व किसी भी सूरत में वहाँ की प्रशासनिक निकाय को नहीं हो सकती। यह प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है, लेकिन क्या किया जाए, यही चल रहा है और हम लोग आवाज़ उठाते नहीं हैं। मैं इतना वीडियो बना के आपको दे रहा हूँ, लेकिन आप देखते भी नहीं हैं पूरा। जब भी कोई वीडियो बनता है तो पूरा देखा करिए, तब आपको पूरा कंटेंट की मंशा समझ में आएगी। 4 लाइन सुन लेने से आधी अधूरी जानकारी ही आपको मिल पाएगी। इस बीच एनजीटी के आदेशानुसार पर्यावरण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति द्वारा परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की जांच की गई है, लेकिन इस जांच के परिणाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। आपको क्या लगता है जांच के परिणाम क्या होंगे? सीधी बात है, मोदी सरकार के पक्ष में आएगी, यानी कि परियोजना के पक्ष में आएगी। ऐसी कोई भी समिति जिसमें आदिवासी और पेड़ पौधे, जीव जंतु नहीं हों, उनको क्या पता पर्यावरण का। तो जैसे ही किसी समिति को ये जांच चली जाती है, हम आदिवासियों के लिए वो सब खतरा होता है। हम उसी समिति की बात को गंभीरता से ले सकते हैं जिसमें हमारे समाज के लोग, हमारा संस्कृति की विरासत को समझने वाले लोग शामिल हों। बाहरी दुनिया के लोगों से हमें बहुत कुछ उम्मीद नहीं है, बची भी नहीं है कोई उम्मीद। आगे देखते हैं कि इसमें क्या होगा। जो भी गतिविधि होगी उससे देश के आदिवासियों को अपने से जोड़कर देखना होगा कि किस तरह से साजिश के तहत लोगों को जंगलों से पहले निकाला जाता है, फिर उसकी गिनती गायब की जाती है, जो कि जब विस्थापन होता है तो फिर वो आदिवासी नहीं रहा, या तो ओबीसी बन गया या दलित। इसकी कोई जानकारी सरकार के पास भी नहीं है। तो आदिवासियों को दोहरा नुकसान हो रहा है। एक तो जनसंख्या का ह्रास बहुत तेज़ी से दिख रहा है,
और उसी समय गैर आदिवासियों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जो आदिवासी विस्थापित हुए हैं उसकी गिनती तो आदिवासी में फिर हो ही नहीं रही या हो ही नहीं पाई। उसको उस जगह पे किसी और के रूप में गिना जाता है, वो भी तब जब जनसंख्या का जनगणना हो। ये सरकार तो वो भी करने नहीं दे रही है, तो कहाँ से पता चलेगा। ये हालात करके रख दिया जा रहा है। चलिए अभी के लिए तो इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। सबों को धन्यवाद। जोहार।